इस लेसन में मैं आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगी। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने ये 2 कॉलम और बनाने होते हैं। पहले हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, इसको हमने डिस्कस किया। ये अमाउंट्स कहाँ से आती हैं, ये लेजर से हम ट्रांसफर करते हैं, यानी टी अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं महीने के आखिर में या ईयर के आखिर में हमने उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। ये आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपने मंथली करनी है, क्वार्टरली करनी है या ईयरली करनी है। ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और कैसे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये जो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज में डेबिट और क्रेडिट को लिखा था, इसकी मदद से बनाते हैं। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। कैश बहुत इजी है। कैश, और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखें डेबिट पे हमारे पास कैश लिखा हुआ था 6800, और यहाँ एडजस्टिंग एंट्रीज में ना डेबिट में है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। ये आपने लाइन नहीं लगानी, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो एज इट इज आपने कैश यहाँ पे 6800 लिखना है। नेक्स्ट पे अकाउंट्स रिसीवेबल, हमारे पास यहाँ डेबिट पे है 17,560 और एडजस्टिंग एंट्रीज में भी डेबिट पे है। देखिए दोनों एसेट्स है और दोनों डेबिट साइड में है। ऐसे है, ये टी अकाउंट है, यहाँ 17,000 है, फिर ये 150 है। जो डेबिट वाले होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं, लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो प्लस माइनस होते हैं। ये भी हमारे पास डेबिट में है, ये भी डेबिट में है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होके ये 17,710 हो गया। कैसे हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज को मद्देनजर रखते हुए। फिर हम प्रीपेड रेंट, देखिए 3 महीने का रेंट आपने पे किया था 1290 मई में, एक महीने का आपने यूज कर लिया 430। तो यहाँ ये देखें रेंट आपके पास प्रीपेड डेबिट में है, यहाँ क्रेडिट में है एडजस्टिंग एंट्रीज में। तो ये ऐसे है कि यहाँ आपके पास डेबिट में है, यहाँ क्रेडिट में है, आपने दोनों का बैलेंस करना है। तो 1290 में से 430 माइनस हो गए, आपके पास 860। ये एडजस्टेड बैलेंस है इसका। ये नहीं होगा कि प्रीपेड सेम ही चलता रहेगा, और मैं आपको लास्ट लेसन में ही अच्छी तरह बता चुकी हूँ। फिर सप्लाईज के बारे में बात करते हैं। आपने 900 की ली थी, 140 आपने यूज कर ली, राइट। तो 140 आपकी कम हो जाएंगी, इसलिए क्रेडिट में लिखा है और ये डेबिट है। डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, प्लस माइनस होंगे, 760 रह जाएंगे। दोबारा बताती हूँ, अगर दोनों अमाउंट्स क्रेडिट में हैं, यानी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और एडजस्टिंग की अगर दोनों अमाउंट क्रेडिट में हैं तो वो ऐड होके क्रेडिट में जाएंगी। अगर दोनों डेबिट में है, जैसे ये अकाउंट रिसीवेबल का था, तो ऐड होके डेबिट में आएंगी। लेकिन अगर डेबिट एक में डेबिट है और एडजस्टिंग एंट्रीज में क्रेडिट है तो वो आपस में प्लस माइनस होंगी, उसका बैलेंस आपने लिखना होगा, राइट। अब जैसे हम ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का क्रेडिट में है हमारे पास 28,600, यहाँ भी क्रेडिट में है, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी हमारा डेप्रिसिएशन ज्यादा हो गया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 28,730। क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये एवरी ईयर आपने इसको डेप्रिशिएट करना है। एट द जब ये खत्म हो जाएगी इसकी लाइफ बिल्डिंग की, मींस जीरो पे चली जाएगी। तो जैसे ये फर्नीचर को ले ले, फर्नीचर एवरी ईयर आपने इसको डिप्रिशिएट करना है, और क्या होगा 3 साल या 4 साल जो भी उसकी लाइफ है, उसके बाद ये इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो हमने भी डिप्रिशिएट भी नहीं करना होगा। फिर मैं आपको बताऊंगी उसके बाद क्या करना होगा। तो अभी हमने 15,350 का फर्नीचर लिया था और सो फार 13,170 का डिप्रिशिएट हो गया है। तो इसकी वैल्यू बहुत कम रह गई है, 2,000 रह गई ऑलमोस्ट। अकाउंट्स पेएबल पे देखें, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसका नॉर्मल बैलेंस, और ये जो सैलरीज पेएबल है जो एक्रूड एक्सपेंसेस से आई हैं, ये दोनों क्रेडिट हैं। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख लें, राइट। तो इसको आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे देखें, ये क्रेडिट है, ये हमारे पास कमीशन रेवेन्यू है, यानी हमारे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है जो भी हमारा बिजनेस और सर्विसेज से, उसमें आपने ये दोनों ऐड करनी है, क्योंकि ये भी क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है, और रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। एक अमाउंट आई है अर्न रेवेन्यू से, राइट, और दूसरा हमारे पास आई है कि हमने सर्विसेज परफॉर्म की है, रेवेन्यू जनरेट कर लिया, लेकिन अभी हमारे पास रिसीव नहीं हुआ। तो देखें ये जी कहाँ से मैच हो रहा है, इस जी से। तो दोनों सेम होने चाहिए, ये ई है, ये ई है। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू का नॉर्मली और हमारे पास एक्रूड रेवेन्यू में क्रेडिट साइड एक ही इसमें ही आती है, कमीशन रेवेन्यू में जो भी इस अकाउंट का नाम होगा, आप इसको ऐड कर लें। यहाँ पे भी देख लें,
जो भी डेबिट हैं वो डेबिट कर दें और जो क्रेडिट है क्रेडिट कर दें। हमने इसको भी टोटल किया तो ये भी हमारा सेम आना चाहिए। ये हो गया 140,000, 180, 140, 180, राइट। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपने बनाना सीख लिया और हमारा टॉपिक है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल और बैलेंस शीट। अब ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमारा बन गया है, राइट। अब आगे चलते हैं तो मैं आपको बताती हूँ हम एक्चुअली क्या बना रहे हैं। 10 कॉलम वर्कशीट, जब आप मुख्तलिफ बुक्स देखेंगे अकाउंटिंग में तो उसमें होगी ये 10 कॉलम वर्कशीट। तो हम 1 बाय 1 चल रहे हैं। पहले मैंने आप सिर्फ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको बताया था लास्ट लेसन में, फिर हमने 2 कॉलम और ऐड करके 4 कॉलम हो गया, एडजस्टेड एंट्रीज बनाई। अब हमने 2 कॉलम और ऐड कर लिए, इससे हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया है। कैसे बनाते हैं एक दफा दोबारा बता देती हूँ। एडजस्टिंग एंट्रीज को एडजस्ट करते हैं तो हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाता है। अब इसके बाद यहाँ मैंने आपके लिए 10 कॉलम वर्कशीट बनाई है। यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था कि हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले। ये नहीं होगा कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आप बाद में बना रहे हैं, नहीं, पहले ये बनाएंगे, उसके बाद ये जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनेगी ये एक्यूरेट बनेगी, ये ठीक बनेगी। यहाँ से अगर हमने बना ली तो ये गलत बनेगी, राइट। अब देखिए इनकम स्टेटमेंट में और ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको बताया है एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस सारे अकाउंट होते हैं। आपने इसमें से खुद देखना होता है कि कौन से इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे और कौन से बैलेंस शीट में जाएंगे। और नॉर्मली अगर ये बिल्कुल सीक्वेंस पे लिखी होती है तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आखिर में होते हैं। अब ये सिर्फ देखिए इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है 8,950, ये रेवेन्यू है, ये हमारे यहाँ तक सारे एक्सपेंसेस हैं, आपने इसको लिखना है यहाँ तक, राइट। अब क्या है, बाकी जो हमारे पास रह गए अकाउंट्स वो हमारे बैलेंस शीट के हैं। तो यहाँ से अब आपने इसको नहीं टैली करना, अब आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इसको इन 2 कॉलम को डेबिट और क्रेडिट को मद्देनजर रखते हुए हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। इस पार्ट को आप भूल जाएं। यहाँ से एज इट इज ये कहीं ये हमारे पास रेवेन्यू और ये एक्सपेंसेस थे, यहाँ से हमने इसको इनकम स्टेटमेंट ट्रांसफर कर लिया। यहाँ से एज इट इज जो हमारे पास डेबिट है वो अपने डेबिट पे लिखने हैं, जो क्रेडिट है क्रेडिट में लिखने हैं। कहाँ तक लिखने हैं, रेवेन्यू से ऊपर वाले जो अकाउंट हैं जो बैलेंस शीट के हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। अब यहाँ ये जो मैंने रेड में लिखा है 4,950, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या चीज है, देखें रेवेन्यू हमने कितना जनरेट किया 8,950, एक्सपेंसेस हमारे टोटल कितने हुए 4,000 हमारे एक्सपेंसेस हुए। तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है बिजनेस में। तो हमें प्रॉफिट हुआ है क्योंकि रेवेन्यू हमारा 8,950 है, एक्सपेंसेस हमारे 4,000 है, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि कितना प्रॉफिट हमें हुआ है। ये जितने भी एंडिंग बैलेंस होते हैं, देखें इन दोनों कॉलम्स के डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट, ये इक्वल होने चाहिए। ये नहीं होगा कि यहाँ मैं इनकम स्टेटमेंट में 8,950 लिख दूंगी और यहाँ मैं 4,000 लिख दूंगी, नहीं, ये इक्वल होने चाहिए। हमारा रेवेन्यू था 8,950, एक्सपेंसेस हमारे थे 4,000, राइट। अब मैंने इनको दोनों को इक्वल करना है, तो यहाँ मैं क्या लिखूं कि ये दोनों इक्वल आ जाए। यहाँ वो अमाउंट हमने लिखनी है जो आपको प्रॉफिट हुआ है। 8,950 रेवेन्यू है, 4,000 आपके एक्सपेंसेस हैं, इसमें से इसको माइनस कर दें, बाकी हमारे पास रह जाएगा 4,950, 4,950 आपको प्रॉफिट हुआ है, राइट। अगर ये प्रॉफिट हम यहाँ लिख देते हैं तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी और आपने यहाँ लिखना है नेट इनकम, ये हमें प्रॉफिट हुआ है, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है, देखिए इनकम स्टेटमेंट की मैंने ये डेबिट साइड में लिखा है, राइट। सेम अमाउंट आपने बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में लिखनी होती है, तो ये दोनों आपके पास इक्वल आएंगे। अदरवाइज बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल नहीं आएगा अगर आप इसको टोटल कर ले। डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस उतना ही होगा जितना आपको प्रॉफिट हुआ है। क्यों हमने बैलेंस शीट में लिखना होता है, क्योंकि मैं आपको ये पहले फ्यू लेसन्स में बता चुकी हूँ कि जो हमें प्रॉफिट होता है उससे क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज हो जाता है हमारा। तो यहाँ जो भी आपने, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो याद रखें कि कब होता है प्रॉफिट, जब आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। जो प्रॉफिट होता है वो आपने इनकम स्टेटमेंट में डेबिट साइड में ऐड करना है इन दोनों को इक्वल करने के लिए।
और अगर आप इनकम स्टेटमेंट में डेबिट साइड में ऐड करते हैं तो बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में सेम अमाउंट जाएगी, तो ये दोनों कॉलम इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये क्यों यहाँ डेबिट में जाएगी? क्योंकि इनकम से हमारा कैपिटल, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो इंक्रीज हो जाता है। राइट, अब ये दोनों कॉलम हमारे इक्वल हो गए और इसको हम कहते हैं ये 10 कॉलम वर्कशीट है। अब क्वेश्चन ये होता है, आप सोचेंगे कि अगर हमें लॉस हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक और यहाँ 10 कॉलम वर्कशीट बनाई है और इसमें यही आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर सपोज हमें लॉस हो जाता है, हमें ये सेम, हमने एडजस्टिंग एंट्रीज की, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, अब मैंने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। और इनकम स्टेटमेंट में कौन से आइटम आएंगे? ये कमीशन रेवेन्यू और ये एक्सपेंसेस के आएंगे। राइट, ये आपने इसके नीचे लिखने हैं, ये यहाँ आ गए हैं, थोड़े से अनबैलेंस हो गए, इसको यहाँ कर दीजिए, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेटिंग में ये यहाँ चले गए। 2950 आपका रेवेन्यू है और ये आपके एक्सपेंसेस हैं 4000, सेम 4000, ये आप इसको, ये आपके एक्सपेंसेस हो गए। तो अब क्या है कि ये है 29, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास 3000 और 4000, ये यहाँ 4000 होना चाहिए, ये 4000, ये एक्चुअली पीछे से आया था इसलिए हमारा रॉन्ग हो गया। इसको आप टोटल करें, ये 4000 यहाँ आना चाहिए लॉस। अब हमारे पास ये कितना है? ये 2950, हमारे पास 2950 हमारे पास रेवेन्यू है। एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं? 4000 है। तो एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, रेवेन्यू कम हो गया, तो हमें लॉस हुआ। और लॉस कितने का हुआ? 4000 में से 2950 आप माइनस कर दें तो आपके पास होगा 1050 का लॉस हुआ। क्योंकि मैंने आपको बताया ये दोनों इक्वल होने चाहिए, डेबिट और क्रेडिट। ये नहीं है यहाँ हम 4000 लिख रहे हैं, यहाँ हम 2950 नहीं। कितना हम इसमें ऐड कर लें कि ये 4000 हो जाएगा, तो प्रॉफिट और रेवेन्यू का और एक्सपेंसेस का आप डिफरेंस मालूम कर लें, तो आपने यहाँ लिखना है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इनकम स्टेटमेंट में आपको, और यहाँ मैंने नेट लॉस लिखा है, जब लॉस होता है तो आपने अमाउंट क्रेडिट साइड में ऐड करनी होती है इनकम स्टेटमेंट में, और जब आप इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड में ऐड करते हैं तो बैलेंस शीट की डेबिट साइड में आपने उतना ही डिफरेंस होगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। डेबिट साइड 1050 से कम होगी। आप इसको कैलकुलेट करके देख लें, इसमें ये अमाउंट आप डेबिट साइड में ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगी। और क्यों ये इक्वल होगी? क्योंकि ये भी हमने पहले सीखा है कि अगर हमें नेट लॉस होता है जिसकी वजह से हमारा कैपिटल डिक्रीज हो जाता है, और कैपिटल कब डिक्रीज होता है? जब हम उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। तो अगर प्रॉफिट होता है तो हमने डेबिट साइड में अमाउंट लिखनी है और बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में लिखनी है, जितना भी डिफरेंस है। लेकिन अगर लॉस हुआ है, जितना लॉस आपने क्रेडिट साइड पे लिखा है इनकम स्टेटमेंट की, उतना ही आपने डेबिट साइड में लिखना है, दोनों के बैलेंस को इक्वल करने के लिए, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं होंगे। राइट, अब यहाँ मैंने आपको ये प्रैक्टिस के लिए एक बनाया है ताकि आपको अच्छी तरह और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये आपके अकाउंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, ये मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज लिख दी हैं। आपने यहाँ पे इसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस खुद बनाना है, फिर इनकम स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है, और देखना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। अगर प्रॉफिट हुआ तो आपने इनकम स्टेटमेंट में कहाँ ऐड करनी है वो अमाउंट? डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे ऐड करेंगे। राइट, इसके बाद एक और मैंने यहाँ आपके लिए ये लिखा है, इसको भी आपने कंप्लीट करना है। यहाँ मैंने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना दिया है। इसमें से आप देखें कौन से अकाउंट आपने लिखने हैं इनकम स्टेटमेंट के लिए और कौन से आपने लिखने हैं बैलेंस शीट के लिए। इसको भी आपने कंप्लीट करना है। जितना ज़्यादा इन्वॉल्व खुद होंगे उतना ज़्यादा आप खुद सीखेंगे। उसके बाद यहाँ मैंने एक और आपके लिए बनाया है ताकि आपने एडजस्टिंग एंट्री से शुरू करना है और 10 कॉलम वर्कशीट खुद बनानी है। ये कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज मैंने यहाँ लिखी हैं आपके लिए। उसके बाद ये हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। जो पहले मैंने आपको एडजस्टिंग एंट्रीज दिखाई, आपने एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनानी है ताकि आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा आप सीखेंगे। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग साइकिल में 8 स्टेप्स होते हैं। पहले आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है, जो भी ट्रांजैक्शन है आपको आ गई बनानी। यहाँ से आपने लेजर में ट्रांसफर किया, लेजर से हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, अनएडजस्टेड के बाद हमने एडजस्टिंग एंट्रीज आपने सीखी कैसे होती हैं। उसके बाद हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया
और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई। राइट, अब आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और जब अच्छी तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आपने क्या करना है, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो क्लोजिंग एंट्रीज आ रही है और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस वो आप जल्द अज जल्द सीख सकें।